नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में भारत का जो चिकन नेक है उस पर एक बार फिर से चीन की शैडो आने वाली है, यानी चीन की परछाई एक बार फिर से भारत के लिए खतरा बन सकती है। क्योंकि जो पाकिस्तान है, यानी पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश वर्तमान का, उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक इसमें एयरबेस है। उस एयरबेस को अपनी रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इसके द्वारा दोबारा से जिंदा किया जा रहा है, यानी दोबारा से उसे निर्मित करके उसे दोबारा से बनाया जा रहा है। और अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बांग्लादेश उसका उपयोग करना चाहता है और उसे बनाने के लिए वो चीन की सहायता ले रहा है। और इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारत की चिकन नेक पर खतरा मंडराने वाला है। और चिकन नेक एक ऐसा पार्ट है जहां से भारत के अंदर चीन दखल दे सकता है और भारत के क्षेत्रों में जासूसी कर सकता है। ऐसे कहने की भारत को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिरकार चिकन नेक पर चीन का फिर से एक बार साया किस तरीके से मंडरा सकता है और ये भारत के लिए किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। और चीन का इस जगह पर आना और भारत के क्षेत्रों की निगरानी करना, यह उसके लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकता है। और इसके साथ साथ उस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जो आर्मी का बेस कैंप था उसका बांग्लादेश उसे क्यों जिंदा करना चाहता है, उसका उसके लिए क्या रणनीतिक उद्देश्य है, चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसके लिए खबर भी है कि ड्रैगन शैडो नियर सिलीगुड़ी, चाइना एड रिवाइवल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एरा, बांग्लादेशी एयरवेज नियर इंडिया चिकन नेक। यानी बांग्लादेश का जो वर्ल्ड वॉर 2 का एक एयरवेज था उसे दोबारा से ये जिंदा करना चाहता है, यानी रिवाइवल करना चाहता है, जो कि भारत का जो चिकन नेक है उसके पार्ट के पास ही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो चीन कथित तौर पर भारतीय सीमा से मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूर लालमोहर हाट में द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने एक एयरबेस को पुनर्जीवित करने में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का एक एयरबेस है पुराना, उसे बांग्लादेश जिंदा कर रहा है, यानी पुनर्जीवित कर रहा है। उसमें चीन उसकी मदद कर रहा है। और ये जो लोकेशन है वो है लालमोहर हाट। ये कहीं ना कहीं भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास ही है। यह एयरफील्ड जो वर्तमान में बांग्लादेश वायुसेना के नियंत्रण में है लेकिन दशकों से निष्क्रिय है। यानी बांग्लादेश की सेना के नियंत्रण में होने के बावजूद ये जो एयरबेस है जिसे हाल ही में ये पुनर्जीवित कर रहे हैं, यह काफ़ी जो दशकों से निष्क्रिय है, यानी काम नहीं कर रहा है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत का महत्वपूर्ण चिकन नेक जो पूर्वोत्तर को देश की बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यानी भारत का जो चिकन नेक है, यानी जो एक हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं भारत के जो पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं उनसे जोड़ता है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही ये कहीं ना कहीं जो परियोजना है इसके आधार पर चीन बांग्लादेश की मदद करके इसको जिंदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चिंताजनक विषय हो सकता है। चीनी अधिकारियों ने हाल ही में इस साइट का दौरा किया है जो बीजिंग की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। हालांकि सटीक उद्देश्य इसका पता नहीं है कि चीन इसका नागरिक या सैन्य किस के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस संकीर्ण मार्ग से इतने करीब चीन की उपस्थिति भारत की रणनीतिक कमजोरी को बढ़ा सकती है। यानी हाल ही में चीन के जिन अधिकारियों ने इसका दौरा किया है ये कहीं ना कहीं चीन की दिलचस्पी को दिखाता है बांग्लादेश में। और इसके साथ साथ इसमें ये क्या करने वाला है इसका कोई अता पता अभी स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से इस संकीर्ण मार्ग में चीन की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, ये भारत की रणनीतिक कमजोरी है उन्हें बढ़ा सकता है। लालमोहर हाट एयरबेस अतीत की विरासत है, यानी ये बहुत सालों पुराना है, यानी दशकों पुराना है, जो अंग्रेजों के टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 का है। कोलकाता स्थित इंडो बांग्ला स्टडीज रिसर्च सेंटर के अनुसार लालमोहर हाट का निर्माण मूल रूप से 1931 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मित्रों यानी मित्र देशों की सेना के लिए एक अग्रिम बेस कैंप के रूप में काम करता था। यानी इस बेस कैंप का लालमोहर हाट में अंग्रेजों के द्वारा सन 1931 में निर्माण कराया गया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेना के लिए एक अग्रिम बेस कैंप के रूप में काम करता था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसे नागरिक उपयोग के लिए कुछ समय के लिए खोला था। यानी जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने इसे 1958 में कुछ समय के लिए नागरिक उपयोग के लिए खोला था, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तब से यह 1166 एकड़ में फैले अपने क्षेत्र और
4 किलोमीटर के रनवे और बड़े टरमैक सहित सुविधाओं के बावजूद काफ़ी हद तक परित्यक्त हो चुका है। और 2019 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने वहाँ एक विमानन और एयरोस्पेस विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो अब बांग्लादेशी वायुसेना के अधीन और चालू है। यानी इस जगह पर ये कहीं ना कहीं 1166 एकड़ में फैला हुआ है और इस पर 4 किलोमीटर का एक रनवे भी है और इनके बावजूद ये परित्यक्त है। और इसके साथ साथ 2019 में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके द्वारा वहाँ पर एक विमानन और एयरोस्पेस विश्वविद्यालय विकसित करने की योजना की घोषणा की गई थी, जो वर्तमान में अब वहाँ की वायुसेना के अधीन है और चालू है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लालमोहर और 5 अन्य ब्रिटिश युग के हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। यानी बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रशासन में अभी काम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा हाल ही में लालमोहर और इसके साथ साथ ब्रिटिश काल के 5 और अन्य जो हवाई अड्डे हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। अन्य हवाई अड्डों में ईश्वरदी, ठाकुरगांव और शमशेर नगर और इसके साथ साथ कोमिला और बोगरा शामिल है। यानी इन हवाई अड्डों में लालमोहर है वो कहीं ना कहीं भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और इसके साथ साथ अन्य जो हवाई अड्डे हैं जिनमें ईश्वरदी है और ठाकुरगांव है और शमशेर नगर है, कोमिला है और बोगरा है, ये सब शामिल हैं। इन्हें अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो पुनर्जीवित करने में लगी हुई है। भारत के पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक निहितार्थ क्या क्या है उन्हें समझते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, अपने सबसे संकरे बिंदु पर मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है और इस कॉरिडोर की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि चिकन नेक के तौर पर काम करता है, यानी चिकन नेक के तौर पर जाना जाता है इसे, और ये वो रास्ता है जो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और ये भारत को उसके पूर्वोत्तर के जो जितने भी राज्य हैं उन सभी से जोड़ता है और इसलिए इसकी सुरक्षा भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। रिपोर्ट्स के पता चलता है कि एयरबेस को विकसित करने में चीन की संभवतः भागीदारी हो सकती है और संभवतः एक नागरिक हवाई अड्डे के रूप में, हालांकि डर बना हुआ है कि दोहरे सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। यानी अभी तक तो इतना पता चल रहा है कि चीन इसे विकसित करने में काम कर रहा है, चीन भागीदारी दे रहा है बांग्लादेश के साथ इसे विकसित करने में। अब हो सकता है इन फ्यूचर दोहरे सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग हो, यानी चीन अपनी भी सेना वहाँ पर ला करके स्टैंड कर दे और अगर चीन की सेना उस जगह पर स्टैंड करती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है और चीन उस जगह का उपयोग भारत के क्षेत्रों की निगरानी और इसके साथ साथ वहाँ पर जासूसी करने के लिए कर सकता है और इस वजह से कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अब इससे चीन भारतीय सैन्य गतिविधियों पर नज़र रख सकता है या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास खुफिया जानकारी जुटा सकता है। यानी वो भारत की सैन्य गतिविधि की सैनिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन सभी पर नज़र रखेगा। इसके साथ साथ भारत की जो खुफिया जानकारी होती है उन्हें भी यहाँ से वो इकट्ठा कर सकता है। इस जीवन रेखा में कोई भी व्यवधान भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। यानी कहीं ना कहीं अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर विभाजित होता है या इस पर कोई आंच आती है तो कहीं ना कहीं भारत फिर से हो सकता है कि उसकी क्षेत्रीय अखंडता जोखिम में पड़ जाए। भारत भूटान चीन त्रिन जंक्शन के पास चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने पहले ही तनाव बढ़ा दिया है। 2017 में डोकलाम गतिरोध ने गलियारे की कमजोरी को उजागर कर दिया है, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर मजबूर होना पड़ा है। यानी 2017 में डोकलाम पर जिस तरीके से गतिरोध पैदा हुआ था उसको लेकर के भारत को उसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यानी भारत की कमजोरी को पता चल गया है कि इस गलियारे पर भारत की कितनी कमजोरी है और इसी वजह से भारत ने अपनी सुरक्षा को दोबारा से मजबूत किया है और इस कॉरिडोर के द्वारा ही भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूर किया गया था। अब सैन्य और आर्थिक कोण की बात करते हैं तो बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव में सिर्फ सैन्य हित ही नहीं बल्कि आर्थिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। चीनी कंपनियां रंगपुर के पास कारखाने और सौर ऊर्जा संयंत्र बना रही हैं और एक सैटेलाइट शहर बनाने की योजना बना रही हैं। यानी इसमें यही नहीं हो सकता कि बांग्लादेश में चीन की सेनाएं ही उसमें रहे, सैन्य गतिविधियाँ ही रहे। इसकी कहीं ना कहीं आर्थिक परियोजनाएं भी इसमें हो सकती हैं। चीन की कंपनियां हैं वो रंगपुर के पास कारखाने बना रही हैं और सौर संयंत्र स्थापित कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं एक सैटेलाइट शहर बनाने की योजना बना रहा है चीन। और ढाका स्थित एक पत्रकार के अनुसार जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये कारखाने अगर पूरी तरह से चीनी कर्मियों के द्वारा संचालित हैं जिनमें स्थानीय श्रमिकों की न्यूनतम भागीदारी है। यानी जितने भी कारखाने चीन के द्वारा बांग्लादेश के ढाका में स्थापित किए जा रहे हैं
वो एक ऐसे कारखाने हैं जिनमें बांग्लादेश के जो भी नागरिक हैं उनकी श्रमिकों की भागीदारी बहुत ही कम है, लेकिन उन कारखानों में सबसे ज़्यादा भागीदारी है वो चीन के कर्मियों की है, यानी चीनी कर्मी इसमें काम कर रहे हैं। और चीनी कंपनियां भारत की सीमा के नज़दीक क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी प्रयासों में गहराई से शामिल है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में चीन ताइवान अध्ययन के फेलो कल्पित मनकीकर एयरवेज के पुनरुद्धार को दो चीज़ों का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। वे बताते हैं कि एक बात यह है कि चीन के पास उस क्षेत्र के लिए निश्चित योजनाएं हैं और यह तब हो सकता है जब वे परियोजनाएं निष्क्रिय थीं, क्योंकि बर्खास्त बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना भारत के हितों के प्रति उदार थीं। यानी जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना थी, भारत के हित बांग्लादेश से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से अच्छे से संबंध बने हुए थे, चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब बांग्लादेश पूरी तरीके से इस्लामी हो चुका है और इसके साथ साथ बांग्लादेश में जो अंतरिम प्रशासन है मोहम्मद यूनुस का, वो कहीं ना कहीं चीन के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करता जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं चीन अपनी योजनाएं भी बांग्लादेश में गाड़ता जा रहा है और बांग्लादेश के कर्मियों को ही उसमें भागीदारी नहीं दे रहा है, अपने खुद के कर्मी लगा रहा है। और चीन हमेशा से रहा है, उसका लक्ष्य रहा है भारत को काउंटर करना, वो कैसे भी करके भारत को घेरना चाहता है और इसी वजह से वो बांग्लादेश में दखल दे रहा है। हिमालय सीमांत क्षेत्र में चीन की वायु शक्ति का विस्तार, यह एयरवेज विकास चीनी सैन्य विस्तार के व्यापक एक पैटर्न का हिस्सा है, यानी उससे जुड़ा हुआ है। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास 6 नए एयरवेज को बेहतर एनब्रन इंजन टेस्ट पैड और सहायक बुनियादी ढांचे से अपग्रेड किया है। यानी एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चलता है कि चीन ने जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है एलएसी है, उसके पास 6 नए एयरवेजों को एप्रटन इंजन टेस्ट पैड और सहायक जो बुनियादी ढांचे हैं उनसे अपग्रेड किया है। टिंगरी, लहुंजे, बुरांग और युतियान और इसके साथ साथ यारकांत में सभी बेस में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। साथ ही ड्रोन भी टारमैक पर देखे गए हैं। यानी जिस तरीके से चीन अपने जो 6 एयरबेस हैं, बेस कैंप्स हैं, उन्हें जिस तरीके से अपग्रेड कर रहा है, उन्हें सुधार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बढ़ती चीन की सैन्य शक्ति एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय चिंता है, वह बहुत बड़ी। और भारत ने अभी हाल ही में इस क्षेत्र में ड्रोन भी टारमैक के रूप में देखे गए हैं। अब भारत की प्रतिक्रिया और उभरता शक्ति संतुलन, भारतीय वायुसेना ने अंबाला और हासीमारा समेत कई ठिकानों को उन्नत किया है और बुनियादी ढांचे और रडार सिस्टम और साइबर सुरक्षा को भी बढ़ाया है। यानी भारत की जो वायुसेना है उसने अंबाला और हासीमारा की समेत जो भी कई ठिकाने हैं वायुसेना के उन्हें उन्नत किया है। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे और रडार सिस्टम और जो साइबर सुरक्षा है उसको भी भारत के द्वारा बढ़ाया गया है। लेकिन चीन द्वारा नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तेजी से शामिल करना, जिसमें लगभग 195 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टील्थ जो लड़ाकू विमान है वो शामिल है, उसे गुणात्मक लाभ देता है। यानी जिस तरीके से चीन के द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ टेक्नोलॉजी के विमानों को ऐड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चीन को एक दोगुनी क्षमता देता है, ताकत देता है। और भारत ने अभी तक अपना खुद का स्टील्थ विमान लॉन्च नहीं किया है। यानी भारत अभी AMCA पर काम कर रहा है और वो हो सकता है 1-2 साल लगे उसे बनने में। लेकिन जब तक भारत का AMCA बनेगा, 5वीं पीढ़ी का जो जनरेशन का विमान है वो बनेगा, तब तक चीन बहुत आगे निकल चुका होगा। यानी वर्तमान में चीन 5वीं पीढ़ी के वर्तमान जो विमान है उसके पास फाइटर जेट्स हैं, उन्हें तैनात कर चुका है और इसके साथ साथ वो 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। यानी इनकी अभी तक की जो 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी स्पीड सुपरसोनिक की है और इसके साथ साथ जो 6वीं पीढ़ी के विमान होंगे उनकी स्पीड इससे भी ज़्यादा तेज़ होगी। भारत की ये कहीं ना कहीं जो डिफेंस सिस्टम में जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, उसे भारत को मजबूत करने की ज़रूरत है, डिफेंस सेक्टर को, और भारत को जल्दी अपने AMCA को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर भारत इस तरीके से काम नहीं कर पाया तो भारत कहीं ना कहीं चीन से अपने पड़ोसी देश से पिछड़ जाएगा। और दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए वो भी इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू मैं आपको कर पाऊँगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।